आगे आइए, नया चैप्टर है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि देखिए हाइड्रोजन की एक सबसे विवादास्पद स्थिति है आवर्त सारणी में उसकी स्थिति की विवेचना करना, जांच करना। आपको मालूम है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो जगह पर स्थान दिया है, एक तो फर्स्ट ए ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ, और दूसरा सेवेंथ ए ग्रुप में, अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार 17वें वर्ग में हैलोजन के साथ रखा गया। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि हाइड्रोजन इन दोनों ग्रुप के तत्वों से गुणों में समानता रखती है, इसलिए दोनों वर्गों में रखा गया है। वर्गों में समानता के आधार पर ही तो रखा गया है तत्वों को, जो एक समान गुण वाले हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले आप विचार करेंगे हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना। विवेचना क्या होती है? जांच। आपने भी सुना होगा विवेचना अधिकारी, जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कोई केस हो जाता है तो उसमें विवेचना अधिकारी होता है, IO बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो यहां पर क्या है? जांचना है आपको। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में, अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार वर्ग संख्या 1 में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। क्षार धातु किस तरीके से? फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनके साथ रखा गया है। और दूसरा किसके साथ रखा गया है? सेवेंथ ए ग्रुप में, अर्थात IUPAC पद्धति के अनुसार 17वें वर्ग में हैलोजन के साथ। हैलोजन के साथ रखा गया। आप जानते हैं अगर इसमें 17वें वर्ग में आप देखते हैं तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। इन्हीं के साथ किसको रखा गया है इस वर्ग में? हाइड्रोजन को। तो एक तत्व को दो जगह पर रखना कैसा है? न्याय संगत नहीं है, गलत है। लेकिन क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इन दोनों वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता रखती है, इसलिए इसको दोनों में रखा गया है। अब आप एक एक करके विचार करेंगे कि इनसे क्षार धातुओं से समानता कैसे है। क्षार धातुओं से समानता कुछ पॉइंट में उनका निर्णय करेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 है संयोजकता। नंबर 3 है ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 4 धन विद्युतीय लक्षण या गुण कह दें आप। और नंबर 5 है अधातुओं से क्रिया। देखिए, एक एक करके आप इनका वो करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, समझेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो देखिए हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। इस तरीके से जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इन सब के बाहरी कोश में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? देखिए करके, 18, 10, 28, 8, 36 और 1, 37, 2, 8, 18, 18, 18, 18, 36 और 10, 46, 8 और 1, 2, 8, 18,
32, 18, 32 और 18 50 और 18 68 और 10 कितने हुए 78 और 8 और 1। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन के बाहरी सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। सब क्षार धातुओं के बाहरी सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, तो उनके समान हाइड्रोजन के बाहरी सेल में भी एक समान है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समानता के आधार पर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ रखा जाना न्यायोचित है, न्याय संगत है। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा देखिए आप, संयोजकता। इन क्षार धातुओं सब की संयोजकता एक होती है। कितनी होती है, एक। और हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक ही होती है। तो इस समानता के आधार पर इस हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा जाना न्याय संगत है, उचित है। तीसरी चीज क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। आप देखेंगे इन क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी होती है, +1 होती है। फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी होती है, +1 होती है। अधिकतर यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था भी +1 ही होती है। इस समानता के आधार पर हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुओं के साथ रखा जाना न्यायोचित है। नेक्स्ट पॉइंट है धन विद्युतीय लक्षण। आप जानते हैं कि ये जो इधर आ जाएगा, ये जो क्षार धातु हैं, ये क्षार धातु एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, इस तरीके जैसे सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, रूबिडियम आयन, अर्थात ये सीजियम आयन, ये फ्रांसियम आयन, ऐसे किस तरह का M+ टाइप का धन आयन बनाती हैं। धन आयन बनाने का यह गुण धन विद्युतीय लक्षण कहलाता है। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इनके समान ही M+ टाइप का धन आयन बनाती है। तो इसके आधार पर ये जो धन विद्युतीय गुण है इसमें समानता है, अर्थात क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके M+ टाइप का धन आयन बनाती है। और इस गुण के आधार पर इस हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुओं के साथ रखा जाना उचित है, न्यायोचित है। समझ आ गया। लास्ट पॉइंट आप देखेंगे अधातुओं से क्रिया। देखिए अधातुओं से क्रिया में क्या है कि जैसे मैं यहां आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे सोडियम धातु है, एक सोडियम से ही हम बता देते हैं फर्स्ट ग्रुप की धातु है। अब लिथियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सब इस तरह की क्रियाएं देंगी जैसी सोडियम क्रिया करेगी। सोडियम धातु अधातुओं से क्रिया करके जैसे यौगिक बनाती है, ठीक ऐसे यौगिक ही हाइड्रोजन बनाती है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से संयोग करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु सल्फर से क्रिया करके Na2S सोडियम सल्फाइड बनाती है। सोडियम धातु क्लोरीन से क्रिया करके NaCl, ब्रोमीन से क्रिया करके NaBr बनाती है और आयोडीन से क्रिया करके NaI बनाती है। ये सब अधातु ही तो हैं जो इधर देख रहे हैं आप। हाइड्रोजन भी इन यौगिकों के साथ इसी तरह के यौगिक बनाती है, जैसे H2O, जैसे H2S, जैसे HCl, जैसे HBr और जैसे HI। ठीक है, फिर समझिए इस पॉइंट को। ये सभी क्षार धातुएं अधातुओं के साथ में क्रिया करके, जैसे सोडियम क्रिया करके ये बना रहा है, ऐसे ही सभी धातुएं क्रिया करके अधातुओं के साथ यौगिक बनाती हैं। हाइड्रोजन भी उन्हीं अधातुओं के साथ क्रिया करके बिल्कुल उसी तरह के यौगिक बनाती हैं जैसे हैलोजन बनाते हैं। तो इस समानता के आधार पर हाइड्रोजन का फर्स्ट ग्रुप की क्षार धातुओं के साथ रखा जाना उचित है। समझ गए होंगे। अब इस पर विचार करके आप देखिए कि उसको हैलोजन के साथ क्यों रखा गया है, क्योंकि वो गुणों में हैलोजन से समानता रखती है। किन गुणों में समानता रखती है उनका विचार आप यहां कर लीजिए। तो हैलोजन से समानता, यहां पर हम विचार करेंगे हैलोजन से समानता किसके आधार पर है। अब ये तो आपने जान लिया। अब मैं इसी के आधार पर समझिए, जैसे
यहां पर नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 भौतिक अवस्था। नंबर 3 ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 4 द्विपरमाणुक अणु। और नंबर 5 धातुओं से क्रिया। देखिए लगभग वही पॉइंट है, 1-2 को छोड़कर। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था थी तो इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था है, उसमें अधातुओं से क्रिया थी तो इसमें धातुओं से क्रिया है। केवल 2 पॉइंट और क्या बचे, भौतिक अवस्था और द्विपरमाणुक। इसके अलावा आप एक और कर सकते हैं, जैसे 5वां पॉइंट यहां कर लें, वो क्या है, ऋण विद्युतीय लक्षण। ऋण विद्युतीय गुण लिखें या लक्षण लिखें, एक ही बात है। और छठा हो जाएगा धातुओं से क्रिया। इनके अंतर्गत आप इनका विचार कर सकते हैं। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको मालूम है अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किसका, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, तो यहां पर 1, 9, 17, 35, 53 और 85, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1 इसमें 2 और 7, 2, 8, 7, 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18, 18, 7, 2, 8, 18, 32, 18, 7। विचार करिए, 32 और 18 कितने हुए, 50 और 18 68 और 10 78 और 7 कितने हुए, 85। इन सबके बाहरी कोश में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो समानता तो नहीं हो रही है, लेकिन एक चीज की समानता है। वो समानता क्या है कि ये सभी हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8-8, और ये 8 किसके में होता है, अक्रिय गैस तत्वों के में। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अक्रिय गैस तत्वों के समान स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन भी बिल्कुल इसी तरह हैलोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय गैस कौन सी, हीलियम के समान 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है। इस तरीके से इसका हैलोजन के साथ में फर्स्ट ग्रुप में रखा जाना न्यायोचित है या उचित है। दूसरा है भौतिक अवस्था। बहुत आसान पॉइंट है भौतिक अवस्था का। कैसे कि देखिए हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है। ध्यान करना, ब्रोमीन द्रव होती है, आयोडीन और एस्टेटीन ठोस होती है। तो प्रथम 2 तत्वों के समान, इन 2 तत्वों के समान हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में होती है, जबकि उधर क्या था, ये सब की सब धातुएं थी, ठोस अवस्था में थी, वो गैस थी। लेकिन इधर इसकी कुछ समानता है, प्रथम 2 तत्वों के समान हाइड्रोजन भी क्या है, गैसीय अवस्था में। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उसका हैलोजन के साथ रखा जाना न्यायोचित है। नंबर 3 है ऑक्सीकरण अवस्था। आप जानते हैं सभी हैलोजनों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या -1 ज्यादातर जनरली। अगर ये ऑक्सीजन के साथ होते जुड़े हुए तो धनात्मक हो सकती है, लेकिन जनरली कितनी है, -1। और धातु हाइड्राइडों के में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, हाइड्रोजन की भी कितनी होती है, -1 ही होती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH, लिथियम हाइड्राइड LiH या KH, जैसे CaH2, ये हाइड्राइड है, MgH2। इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सब में कितनी है, -1 है। तो इस आधार पर हाइड्रोजन को हैलोजनों के साथ 17वें वर्ग में 7th ग्रुप में रखा जाना न्यायोचित है। दूसरा है, चौथा पॉइंट, द्विपरमाणु अणु। आप जानते हैं
क्लोरीन Cl2 बनाता है, फ्लोरीन भी इसी तरह F2 बनाता है, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, एस्टेटिन At2। अब ये आपने कहीं लिखे नहीं देखे होंगे इसलिए अजीब सा लग रहा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो आपने देखे। इन सभी हैलोजनों के जो अणु होते हैं वो दो दो परमाणु मिलकर बनाते हैं। ऐसे परमाणुओं को कहते हैं द्विपरमाणु अणु। हाइड्रोजन भी आपको मालूम है कि दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनाता है, तो इसका भी द्विपरमाणु अणु है। इस आधार पर हाइड्रोजन का हैलोजनों के साथ रखा जाना न्यायोचित है, उचित है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ऋण विद्युतीय लक्षण। आप जानते हैं कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है, अपने बाहरी सेल से, बाहरी सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन और एस्टेटाइड आयन बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। हाइड्रोजन भी इनके समान बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इन्हीं के तरह का X माइनस टाइप का ऋण आयन बनाती है। X माइनस टाइप का एक ऋण आयन, एक आवेश होता है और वो कहलाता है हाइड्राइड आयन। क्या कहलाता है? हाइड्राइड आयन। तो इस समानता के आधार पर भी हाइड्रोजन को हैलोजनों के साथ 7th ग्रुप में, 17वें वर्ग में रखा जाना उचित है। ये लास्ट का है, छोड़ भी दो, 5 हैं वो बतेरे।